हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्यकाल में झारखंड को देखेंगे। इससे पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं मिडावल हिस्ट्री ऑफ झारखंड को देखेंगे। तो सबसे पहले मध्यकाल को दो भागों में विभाजित करके ये बताया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो सबसे पहले हम लोग पूर्व मध्यकाल को डिस्कस करेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ठीक है, किस किस समय का? तो हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई थी और दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना होती है, इस बीच का जो पीरियड है उसे ही पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं महामाया मंदिर गुमला। तो हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजहन राय ने 908 ईस्वी में कराया था। इस मंदिर का प्रथम पुरोहित हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या फैक्ट है कि महामाया मंदिर की स्थापना कहाँ हुई? तो हापामुनि गांव गुमला में हुआ। और इसका संबंध किस काल से है? तो पूर्व मध्य काल से है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो गजहन राय ने। कब? तो 908 ईस्वी में। और इस मंदिर के प्रथम पुरोहित कौन है? तो हरिनाथ हुए। ठीक है, जो कि मराठा ब्राह्मण थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टांगीनाथ मंदिर। यह कहाँ है? तो यह मंदिर गुमला में अवस्थित है और इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ है, यानी कि पूर्व मध्य काल में हुआ है। नेक्स्ट है छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ। रजरप्पा, जो कि रामगढ़ में पड़ता है, का अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। और छिन्नमस्तिका जो है वह बौद्ध ब्रज योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। ठीक है, यह जो है वह बौद्ध ब्रज योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। एक और इसका जो प्रमाण है, एक है इटखोरी। ठीक है, इटखोरी जो कि चतरा में पड़ता है, यही माँ भद्रकाली की मूर्ति है। ठीक है, इसका भी जो संबंध है वह पूर्व मध्यकाल से है। ठीक है, इसका तो इटखोरी का। ठीक है, और इसका जो इटखोरी चतरा से ही पाल शासक जो है महेंद्र पाल, उसका भी शिलालेख मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तर मध्यकाल। बख्तियार खिलजी के बारे में देखते हैं। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर नादिया पर आक्रमण किया था। नादिया कहाँ पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, बख्तियार खिलजी जो है जब नादिया पे आते हैं वेस्ट बंगाल पर, तो यही झारखंड पड़ता है। तो यहीं से झारखंड होकर जो है गुजरता है और नादिया पर आक्रमण करता है। दास वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था। जब दास वंश का शासन था, यानी कि गुलाम वंश का, तो उसमें इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड जो है इनके प्रभाव से मुक्त था। उनका कोई भी प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उस समय का नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली था। ठीक है, उस समय गुलाम वंश के समय झारखंड के नागवंशी राजा कौन थे? तो हरिकर्ण थे। नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने। और किसे कर देने के लिए विवश किया था? तो नागवंशी शासक को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक था, इसका सेनापति है मलिक बया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति कौन है? तो मलिक बया। इन्होंने हजारीबाग क्षेत्र में चाई चंपा तक आ पहुंचा था। जो मलिक बया जो है वो हजारीबाग क्षेत्र के चाई चंपा तक आ पहुंचा था, जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, संथाली स्रोत के अनुसार क्या है कि यहाँ जो आक्रमण हुआ था चाई चंपा में, वह किसने किया था? तो इब्राहिम अली ने किया था। तुगलक के काल में नागवंशी राजा कौन थे? तो हरिकर्ण थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग पर आक्रमण किया था। हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र में एक बड़े इलाके पर विजय प्राप्त किया तथा सतगावा को अपने जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी बनाया। ठीक है, सतगावा को राजधानी किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोधी वंश। लोधी वंश का क्या इफेक्ट पड़ा झारखंड में, उसको देखेंगे। लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण तथा विराटकर्ण थे। ठीक है, लोधी वंश के समय किस किस नागवंशी शासक हैं? तो प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण। लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा की गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा।
इसका उड़ीसा के गजपति वंश का सामना जो है झारखंड को करना पड़ा। कपिलेंद्र गजपति उस समय दक्षिण पूर्वी भारत एक शक्तिशाली शासक था। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय, जिसको आदिल खान द्वितीय भी कहा जाता है, ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था, अतः इसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है, तो आदिल शाह द्वितीय को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शेरशाह। शेरशाह के सेनापति ख्वास खां ने चेरो महाराज चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक हाथी प्राप्त किया। राजमहल के पहाड़ियों के बीच स्थित तेलियागढ़ी के रास्ते का शेरशाह ने अपने बंगाल अभियान में उपयोग किया था। अकबर ने शाहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकर शाह को पराजय हुआ। क्या होता है इसमें प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा कि शेरशाह के सेनापति कौन थे, तो शेरशाह के सेनापति ख्वास खां था और इन्होंने किसे परास्त किया, किसे हराया, तो चेरो के महाराजा थे महारत चेरो। ठीक है, इनके पास एक सुंदर सी हाथी थी श्याम सुंदर। ठीक है, ये सफ़ेद रंग का था, इसे ही हराता है और इसके पास से ये सफ़ेद रंग की जो हाथी है उसे हासिल कर लेता है। ठीक है, फिर राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित तेलियागढ़ी के रास्ते का शेरशाह ने अपने बंगाल अभियान में उपयोग किया। नेक्स्ट देखते हैं अकबर का क्या प्रभाव रहता है, तो अकबर के सेनापति थे मानसिंह। ठीक है, मानसिंह मानभूम से गुजरा। मानसिंह ने परा और तेलकुप्पी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। पंचेत का किला भी इसी समय बनवाया। तो पूछा जा सकता है परा और तेलकुप्पी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो मानसिंह ने। ठीक है, और पंचेत का किला भी किसने बनवाया, तो मानसिंह ने ही। अकबर के सेनापति मानसिंह ने राजमहल, जो कि साहिबगंज में पड़ता है और साहिबगंज से ही गंगा नदी बहती है, 80 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है झारखंड में। मानसिंह ने राजमहल साहिबगंज को बंगाल की राजधानी बनाया। परकोटा महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया गया। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे। कोकरा के अनुसार राजा को मुगलकालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां आलम यानी कि हीरे के खान का मालिक कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जहांगीर का क्या इफेक्ट पड़ा झारखंड के क्षेत्र में। तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया है। तो किसमें, तो तुजुक ए जहांगीरी में। ठीक है, कोकरा के नागवंशी शासक दुर्जन साल ने मुगलों की अधीनता को ठुकरा दिया। जहांगीर ने इब्राहिम खां को दुर्जन साल को अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु भेजा। ठीक है, क्या होता है, कोकरा के जो नागवंशी शासक थे दुर्जन साल, ठीक है, ये वो शक्तिशाली शासक थे। जब मुगलों ने इसके समक्ष प्रस्ताव भेजा तो ये क्या किया, ये ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, जो दुर्जन साल थे वे अस्वीकार कर देते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि जहांगीर जो है वह अपने सेनापति इब्राहिम खां को भेजते हैं। ठीक है, दुर्जन साल के पास दुर्जन साल को अपनी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। फिर इब्राहिम और दुर्जन साल के बीच युद्ध होता है, परिणामतः दुर्जन साल जो है अपनी अधीनता जो है स्वीकार कर लेते हैं और इससे मना करने पर दुर्जन साल को 11 वर्ष तक बंदी बना लिया। क्या होता है कि जब ये दोनों के बीच शुरू में युद्ध होता है तो दुर्जन साल जो है युद्ध हेतु आवाज़ उठाता है। ठीक है, फिर ये दोनों के बीच युद्ध होता है तो फिर दुर्जन साल जो है हार जाता है और इसे कैद कर लिया जाता है और इसे 12 वर्ष की सज़ा होती है। ठीक है, यहाँ 11 वर्ष लिखा है, 12 वर्ष होना चाहिए। बाद में दुर्जन साल ने मुगल शासक जहांगीर को 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। फिर क्या होता है, दुर्जन साल को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे कैद कर लिया गया और जो ये दुर्जन साल थे वो हीरो के पारखी थे। ठीक है, हीरो के पारखी थे। तो जब यह बात पता चली जहांगीर को तो उसे शाह की पदवी दिया जहांगीर को और उसे कैद मुक्त कर दिया और जहांगीर जो थे वह 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार कर लेता है। ठीक है, उसके बाद इसे कैद मुक्त कर दिया जाता है, जिसके बाद जहांगीर ने हीरो के पारखी दुर्जन साल को शाह की पदवी दी। फिर दुर्जन साल को क्या पदवी दिया जाता है, शाह की पदवी दिया जाता है और उसे मुक्त कर दिया जाता है। दुर्जन साल ने अनेक सुंदर भवनों का निर्माण करवाया, जिसमें नवरत्नगढ़ नामक महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था। इस भवन में झरोखा दर्शन की भी व्यवस्था है।
जो जहांगीर है वह मुगलों से प्रभावित होता है और क्या करता है, नवरत्नगढ़ नामक एक भवन का निर्माण करता है और इसी भवन में झरोखा दर्शन की भी व्यवस्था करता है। दुर्जन साल ने दोयसा को अपनी राजधानी बनाया, जो लगभग 100 वर्षों तक नागवंशियों की राजधानी रही। दोयसा की स्थापत्य कला पर मुगल स्थापत्य कला की झलक मिलती है। किसकी झलक मिलती है, तो मुगल स्थापत्य कला की, ठीक है। पलामू के नागवंशी शासक प्रताप राय के समय में भी पलामू का चेरो राजा अत्यंत समृद्धशाली था। पुराना पलामू किला का निर्माण इसी के काल में हुआ, ठीक है। तो पूछा जा सकता है पुराना पलामू किला का निर्माण किसने करवाया, तो प्रताप राय ने, और नया पलामू किला का निर्माण किसने करवाया, तो मेदिनी राय ने, ठीक है। बाद में मेदिनी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ पर नया किला का निर्माण कराया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, पुराना पलामू किला किसने निर्माण करवाया, तो प्रताप राय ने, और नया पलामू के किले का निर्माण किसने करवाया, तो मेदिनी राय ने। अफजल खान ने जहांगीर के शासनकाल में पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया। इसके बाद आक्रमण के समय पलामू का चेरो वंशी शासक अनंत राय था, ठीक है। अनंत राय के बाद सहबल राय पलामू का शासक बना। उसने सड़क ए आजम यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड पर चौपारण, जो कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तक अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शाहजहां का क्या इफेक्ट रहता है झारखंड में। तो शाहजहां के शासनकाल में शाइस्ता खान ने पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया, जिसका सामना पलामू के राजा तेज राय ने किया। नेक्स्ट औरंगजेब के शासनकाल में कोपरा का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था, ठीक है। रघुनाथ शाह का धर्मगुरु हरिनाथ था। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह और राम शाह औरंगजेब के समकालीन थे। रघुनाथ शाह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति और दानी स्वभाव का था। रघुनाथ शाह ने मदन मोहन मंदिर, जो कि रांची में है, उसका निर्माण करवाया, ठीक है। मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो रघुनाथ शाह ने। रघुनाथ शाह के शासनकाल में हरि ब्रह्मचारी ने रांची के चूटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। राम शाह और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे, ठीक है। ये दोनों के मध्य अच्छा संबंध था। पातशाह नामा एवं आलमगीर नामा के अनुसार औरंगा नदी के किनारे 1660 ईस्वी में चेरो राजा साहब राय तथा औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां के बीच युद्ध हुआ, ठीक है। औरंगजेब के समय किसके किसके बीच युद्ध हुआ, तो औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां और चेरो राजा साहब राय के बीच युद्ध होता है, जिसमें साहब राय की पराजय हुई। औरंगजेब के समय कुंडा के शासक चुन राय, कुंडा कहाँ पड़ता है, तो चतरा में, ठीक है। कुंडा का किला भी चतरा में है, कि शासक चुन राय ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस घटना के विरोध में चेरो ने चुन राय की हत्या कर दी। क्या होता है, जब ये कुंडा के शासक जो है चुन राय, वह औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेता है और इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है, तो इसे चेरो के जो राजा है चुन राय, वह गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। चेरो के जो राजा रहते हैं वे गुस्सा हो जाते हैं और चुन राय को जो है मार देते हैं। झारखंड में धनबाद एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि झारखंड का कौन सा एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा, तो धनबाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। तो इसको कई भागों में बांटा गया है। झारखंड का मुंडा राज्य के बारे में देखेंगे, छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश और सिंहभूम का सिंह वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं झारखंड का मुंडा राज्य। झारखंड की जनजातियों में मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की। रीता मुंडा यानी कि रीशा मुंडा, ठीक है, रीशा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है। तो ठीक है, तो झारखंड राज्य निर्माण प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो रीशा मुंडा को, ठीक है। रीशा मुंडा ने सूतिया पाहन को शासक नियुक्त किया और इस नव स्थापित राज्य का नाम सूतिया पाहन के नाम पर सूतिया नागखंड पड़ा। सूतिया नागखंड नामक इस राज्य को सूतिया पाहन ने 7 गढ़ और 21 परगना में विभाजित किया, ठीक है। 7 गढ़ कौन कौन सा देख लेते हैं। लोहागढ़ जो कि वर्तमान लोहरदगा, पालूनगढ़ जो कि वर्तमान पलामू, 3rd है हजारीबाग, 4th है सिंहगढ़ वर्तमान सिंहभूम, 5th है मानगढ़ वर्तमान मानभूम, 6th है सुरगुजगढ़ जो कि वर्तमान सुरगुजा है और 7th है केसलगढ़, ठीक है।
यह राज्य अधिक दिनों तक अस्थायी नहीं रह सका तथा इस राज्य का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। ठीक है, क्या होता है कि सबसे पहले राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करता है रीसा मुंडा। ठीक है, रीसा मुंडा। उसके बाद रीसा मुंडा जो है वह सूतिया पाहन को फिर राजा बनाता है। ठीक है, सूतिया पाहन को राजा बनाया। उसके बाद ये जो सूतिया पाहन जो है वह अपना नाम पर ही जो है अपने नाम पर ही 7 गढ़ और 21 परगना में विभक्त कर देता है। तो ये 7 गढ़ है और 21 परगना का नाम भी देख सकते हैं, जैसे कि ओमदंडा है, सुरगुज्जा है, गिरगा है, बीरना है, बेलसिंगा, खरसिंगा, कोरिया, दोईसा, जशपुर, बिरुआ, सोनपुर, तमाड़, उदयपुर, पोड़हाट, खुखरा, गंगपुर, लचरा, बेलखादर, लोहारडी, बुनाई और चक मंगलकर है। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये जो राज्य रहता है वो अधिक दिनों तक अस्थायी नहीं रह पाता है और फिर अंततः एक लास्ट राजा बनता है मदरा मुंडा। ठीक है, मदरा मुंडा जो कि अंतिम राजा कहलाता है। ठीक है, प्रथम पूछा जाएगा तो रीसा मुंडा, उसके बाद है सूतिया पाहन, नेक्स्ट अगर लास्ट पूछा जाएगा तो मदरा मुंडा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं छोटा नागपुर खासका नागवंश। मुंडा राज के बाद नागवंश द्वारा अपना राज्य स्थापित किया गया। तो पहले मुंडाओं का जो है शासन चला, उसके बाद फिर किसका राज्य स्थापित होता है? नागवंशों का। ठीक है, नागवंशों का। नागवंशी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? फनी मुकुट राय के द्वारा। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। रीड के अनुसार 10वीं सदी ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, वैसे अगर बेसिकली पूछा जाएगा कि फनी मुकुट राय ने छोटा नागपुर खास का नागवंश की स्थापना कब की? तो 64वीं ईस्वी में की। ठीक है, 64वीं ईस्वी में। लेकिन बेसिकली अगर आपसे पूछा जाएगा कि जे रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब हुई? तो 10वीं सदी में। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि नागवंशी राज्य की स्थापना कब हुई? तो 64वीं ईस्वी में। रीड के अनुसार कब हुई? 10वीं सदी में। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सूत्यांबे को बनाया, वहां एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया और आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। ठीक है, किसको? तो भवराय श्रीवास्तव। फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय शासक बने। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सूत्यांबे से चूटिया स्थानांतरित की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भीमकर्ण। भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। तो राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण करने वाले प्रथम नागवंशी शासक कौन था? तो भीमकर्ण। भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्सेल राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसे बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो बरवा की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ? तो भीमकर्ण और सरगुजा के रक्सेल राजा के बीच। भीमकर्ण ने सरगुजा के रक्सेल राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित किया। इस विजय के बाद भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूटा, जिसमें उसे वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई। भीमकर्ण ने भीमसागर का निर्माण कराया और भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चूटिया से खुखरा स्थानांतरित की। ठीक है, क्या क्या किया भीमकर्ण? तो सरगुजा के रक्सेल राजा से युद्ध करता है, जिसको बरवा की लड़ाई कहा जाता है, जिसमें वह वासुदेव की मूर्ति को लूटता है। उसके बाद एक भीम सागर का निर्माण कराता है। ठीक है, भीम सागर का निर्माण करवाता है और उसके बाद ये अपनी राजधानी जो है खुखरा बनाता है। ठीक है, खुखरा। और पूछा जाएगा चूटिया किसने राजधानी बनाई थी? तो प्रताप राय ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण नागवंशी राज्य का एक प्रमुख शासक था। शिवदास कर्ण ने गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर की स्थापना की। तो हापा मुनि मंदिर कहाँ है? तो घाघरा गुमला में। और इसकी स्थापना किसने करवाया? तो शिवदास कर्ण ने। शिवदास कर्ण ने इस मंदिर में सियानाथ देव के हाथों भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई और सिया देव जो था वह एक मराठा ब्राह्मण था। ठीक है, ये एक मराठा ब्राह्मण थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रतापकर्ण। सल्तनत काल के लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एवं विराटकर्ण थे। प्रतापकर्ण के समय नागवंशी राज्य घटवार राज्यों के विद्रोह से त्रस्त था। इसके बाद हम लोग देखते हैं छत्रकर्ण के बारे में। छत्रकर्ण लोधी वंश के समकालीन एक प्रतापी नागवंशी राजा था।
क्षत्रकर्ण के काल में विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित की गई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में किसके शासन काल में स्थापित की गई? तो क्षत्रकर्ण के समय। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं नागवंशी राज्य व इसकी राजधानी। नागवंशी राज्य अपने राज्य को बनाए रखने के लिए राजधानियां समय समय पर हस्तांतरित करते रहे। नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियांबे तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी। ठीक है, अब इसके वंश की राजधानी और संस्थापक को देखते हैं। तो फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे बनाई, प्रताप राय ने चुटिया, भीमकर ने खुखरा, दुर्जन साल ने दोईसा, यदुनाथ शाहदेव ने पालकोट, जगन्नाथ शाहदेव ने पालकोट भौरो और प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने रातूगढ़ बनाया। ठीक है, आपको ये क्रम भी दे दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पलामू का रक्सेल वंश। प्रारंभ में पलामू रक्सेलों के प्रभाव में था। रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे। ठीक है, जो रक्सेल थे वो स्वयं को क्या कहते थे? राजपूत। रक्सेलों की दो शाखाएं थी, देवगन एवं कुंडेलवा। ठीक है, जो रक्सेल था इसका दो शाखा था, क्या क्या? देवगन और कुंडेलवा। ठीक है, देवगन और कुंडेलवा। कोरवा, गोंड और खरवार रक्सेलों की समय की महत्वपूर्ण जनजातियां थी। इनमें खरवार सर्वाधिक संख्या में थे, जिनके शासक प्रताप धवल थे। रक्सेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया, बाद में चेरों ने इसे अपदस्थ कर दिया। जो रक्सेल थे वो पलामू में लंबे समय तक शासन करते हैं, फिर बाद में रक्सेल को कौन हटा देता है? उसके स्थान पर कौन आ जाता है? तो चेरो। ठीक है, इसमें कुछ और भी फैक्ट है, जैसे कि रक्सेलों ने पलामू चेरों ने इसे अपदस्थ कब किया? तो 16वीं सदी में। ठीक है, कब किया? तो 16वीं सदी में। और ये जो देवगन है वह कहाँ पड़ता है? तो ये हरहरगंज व महाराजगंज में, और कुंडेलवा जो है वह चतरा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिंहभूम का सिंह वंश। हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंहबोंगा के नाम पर हुआ। ठीक है, सिंहभूम का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो सिंहबोंगा। हो जनजाति का जो प्रमुख देवता है सिंहबोंगा, और संथाली जनजाति का भी जो है प्रमुख देवता कौन होगा? तो सिंहबोंगा। ठीक है, और उरांव जनजाति का तो धर्मेश। सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रभा लेखन में सिंह वंश की दो शाखाओं का वर्णन मिलता है, पहली तथा दूसरी। तो पहली शाखा को देखते हैं। तो पहली शाखा जो है वह 8वीं सदी के प्रारंभ में सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना हुई। पहली शाखा की स्थापना कब होती है? 8वीं शताब्दी में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो काशीनाथ सिंह। ठीक है, काशीनाथ सिंह इसके संस्थापक होते हैं। इस शासक में 13 राजाओं ने शासन किया। कितने? पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया? तो 13 राजाओं ने। प्रारंभ में इन राजाओं ने छोटा नागपुर के नागवंशियों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए शासन किया, परंतु बाद में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। नेक्स्ट देखते हैं दूसरी शाखा। तो दूसरी शाखा की स्थापना दर्पनाथ सिंह ने 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की। ठीक है, पहली शाखा की स्थापना कब होता है? तो 8वीं सदी में। कौन करता है? तो काशीनाथ। पहली शाखा काशीनाथ और दूसरी शाखा की स्थापना दर्प नारायण सिंह ने। इस वंश का दूसरा शासक युधिष्ठिर था, जिसकी मृत्यु के बाद काशीराम सिंह शासक बने। पहला शासक दर्प नारायण सिंह हुआ, उसके बाद दूसरा शासक युधिष्ठिर बनता है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो तीसरा शासक जो है काशीनाथ सिंह बनता है। इस वंश के शासक काशीराम सिंह ने पोरहाट नामक नई राजधानी बनाया। ठीक है, दूसरी शाखा की राजधानी पोरहाट किसने बनाया? तो काशीराम सिंह ने। काशीराम सिंह के बाद अच्युत सिंह शासन किया। इस वंश का 13वां राजा जगन्नाथ सिंह द्वितीय के उत्पीड़न से तंग आकर भूया जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, इसके साथ में भी 13वें राजा हुए। 13वें राजा कौन हुए? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। ठीक है, जगन्नाथ सिंह द्वितीय ये इनके उत्पीड़न से जो है भूया जनजाति जो है विद्रोह के लिए उतारू हो जाते हैं और विद्रोह करते हैं। कौन? तो भूया जनजाति। अन्य महत्वपूर्ण राजवंश भी देखते हैं। फर्स्ट है दूधपानी शिलालेख, और 14वीं सदी में कवि गंगाधर द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख से मानभूम के मानवंश की जानकारी मिलती है। तो मानभूम के मानवंश की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है?
तो दूध पानी शिलालेख, और 14वीं सदी में गंगाधर द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख, ठीक है। दूध पानी शिलालेख और गोविंदपुर शिलालेख से मानभूम के मानवंश की जानकारी मिलती है। प्रसिद्ध भूमि स्वराज्य आंदोलन इसी राजवंश के शासनकाल में 10वीं सदी में उभरा। मान राजाओं ने शबर जनजाति पर, विशेषकर महिलाओं पर घोर अत्याचार किया, ठीक है। शबर जनजाति और विशेषकर महिलाओं पर किस राजाओं ने अत्याचार किया? तो मानभूम के मानवंश के राजाओं ने। फलस्वरूप शबर जनजाति ने मानभूम क्षेत्र को छोड़कर पंचेत्र क्षेत्र को अपना आश्रय बना लिया। उसके बाद देखते हैं हम लोग रामगढ़ राज्य। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की? बागदेव सिंह ने। कब किया? तो 1368 ईस्वी में। बागदेव सिंह नागवंशी शासकों के दरबार में थे तथा नागवंशी शासकों से मतभेद होने पर उन्होंने इस राज्य की स्थापना की। बागदेव सिंह ने अपने शासन को स्थायित्व प्रदान करने हेतु समय समय पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया थी तथा अंतिम राजधानी पद्मा थी। तो पूछा जा सकता है रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की? बागदेव सिंह ने। कब? 1368 ईस्वी में। प्रथम राजधानी कहाँ बनी? तो सिसिया, और अंतिम राजधानी पद्मा। अब हम लोग इसके राजधानी का क्रम देखेंगे। तो बागदेव सिंह ने सिसिया राजधानी बनाई। उसके बाद जो है बागदेव सिंह ही उर्दा भी ले जाते हैं राजधानी, ठीक है। बागदेव सिंह के समय सिसिया राजधानी रही, देन उर्दा। उसके बाद फिर हेमंत सिंह आते हैं। हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी बादाम बनाया। दलेल सिंह ने रामगढ़, तेज सिंह ने इचाक और ब्रह्मदेव नारायण ने पद्मा बनाया। उसके बाद देखते हैं पलामू का चेरो वंश। इस वंश की स्थापना 1572 में भागवत राय ने किया। चेरो ने रक्सीलों को पराजित कर अपने राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो पलामू का चेरो वंश की स्थापना किसने की? भागवत राय ने। कब किया? तो 1572 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं खड़गडीहा राज्य। तो खड़गडीहा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हंसराज देव थे। इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में की गई। हंसराज देव ने बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत का रहने वाला था तथा उसने उत्तर भारत के ब्राह्मणों से विवाह संबंध स्थापित किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग ढाल वंश का। ढाल वंश के शासन काल में नरबली प्रथा का प्रचलन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, नरबली प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्रीय वंश के समय था? तो ढाल वंश का, ढालभूम का ढाल वंश के समय, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग पंचेत राज्य। पंचेत राज्य मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय का पूंछ या चंवर था। इसी कारण इस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा गया, ठीक है। अब हम लोग इस काल में संबंधित झारखंड के कुछ प्रमुख स्मारक को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हाराडी मंदिर समूह। यह कहाँ अवस्थित है? तो रांची में, और यह दुर्गा व काली के प्राचीन मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट है शाहपुर किला। यह कहाँ है? मेदिनीनगर पलामू में है, और इसमें मुगल कालीन स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कोलवा पहाड़ी। यह चतरा में है। यह यहाँ से दंत कथाओं की पेंटिंग जो है वह प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है तेलियागढ़ किला जो कि राजमहल साहिबगंज में है, और यहीं से गंगा नदी बहती है 80 किलोमीटर। यह मुगल सरदारों द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। तेलियागढ़ किला किसके द्वारा? तो मुगल सरदारों द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है नवरत्नगढ़ किला। यह गुमला में है और दुर्जन साल द्वारा यह निर्मित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ पुराने स्मारक को देख लेते हैं। फर्स्ट है प्राचीन स्थल तथा टैंक। यह कहाँ स्थित है? तो बेनीसागर पश्चिमी सिंहभूम में। यह 5वीं से 6वीं सदी से संबंधित है। नेक्स्ट है शिव मंदिर। यह शेखपुरा लोहरदगा में स्थापित हुआ और यह मध्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है जामा मस्जिद। यह हदप साहिबगंज में है, 16वीं सदी से संबंधित है। नेक्स्ट है बारादरी। यह अर्जी मुखीपुर साहिबगंज में है और यह भी 16वीं सदी से संबंधित है। नेक्स्ट है असुर स्थल। यह कुजला खूंटी में अवस्थित है और यह भी ऐतिहासिक स्थल है। नेक्स्ट कुछ और भी असुर स्थल है जो कि खूंटी टोला खूंटी में है, सारिद केल खूंटी में, कथर टोला खूंटी में, और एक है हंसा खूंटी में, ठीक है।
नेक्स्ट है पुराना किला, यह रुआम पूर्वी सिंहभूम में स्थापित है। और लास्ट है पुराना टीला कुलगढ़ा, यह कहाँ है, यह ईटागढ़ सरायकेला खरसावां में। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स ज़रूर करें।